नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। आज आधी रात से आएगी टैक्स क्रांति। जी हां, एक देश एक टैक्स जीएसटी 30 साल पहले जिसका जिक्र होता है, आखिरकार तमाम उतार चढ़ाव और तमाम राजनीति देखते हुए झेलते हुए जीएसटी अब देश में लागू होने जा रहा है। और बीजेपी की सरकार ने इसे किस तरह से एक मिडनाइट ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो जवाहरलाल नेहरू के थे, उसी संदर्भ में इसे एक मेगा इवेंट बनाने की कोशिश की है, जिसको लेकर कांग्रेस की नाराजगी है। कुछ विपक्षी दल इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन आज जीएसटी को लेकर आधी रात को जो बड़ा समारोह होने वाला है और जीएसटी के लॉन्च होने के साथ ही कैसे बदल जाएगी आपकी हमारी जिंदगी, इसको लेकर न्यूज नेशन ने खास बंदोबस्त किए हैं। हमारे साथ पूरा वरिष्ठ पैनल तमाम एक्सपर्ट्स का मौजूद रहेगा। टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हमारे साथ ही जो इकोनॉमिस्ट हैं वो मौजूद रहेंगे, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे कि उनके क्षेत्र में क्या कुछ असर होने वाला है जीएसटी का। साथ ही साथ राजनीति भी समझेंगे जीएसटी की, कि वही बीजेपी जो कांग्रेस के राज में जीएसटी का विरोध कर रही थी, आज जीएसटी के मुद्दे पर पीठ थपथपा रही है और कांग्रेस इस समारोह का बहिष्कार कर रही है। तो उसकी राजनीति को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार यानी जीएसटी की लॉन्चिंग में अब कुछ घंटों का वक्त बचा है। लॉन्चिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। मोदी सरकार से ऐतिहासिक कदम बता रही है, कह रही है कि भाई आजादी के वक्त अगर देश का एकीकरण हुआ था तो आज ये आर्थिक एकीकरण है। आधी रात की टैक्स क्रांति है, जिसके लिए आज विशेष सत्र सेंट्रल हॉल में अब तक सिर्फ और सिर्फ 3 बार कार्यक्रम हुआ है और वो भी आजादी से जुड़ा हुआ। ये पहला मौका होगा जब इस तरह का कोई कार्यक्रम आजादी से जुड़ा नहीं होगा, लेकिन सेंट्रल हॉल में आधी रात को हो रहा होगा। हमारे साथ शैलेश सेठ अर्थशास्त्री मुंबई से भी जुड़े हुए हैं। शैलेश सेठ जी, अगर सबसे पहले हम आपसे समझना चाहें, आधी रात की क्रांति, आजादी, टैक्स से आजादी, बहुत सारी बातें हो रही हैं, जीएसटी आखिरकार है क्या और ऐसी कौन सी आजादी ला देगा ये जीएसटी जो आज रात को 12 बजे राष्ट्र में लागू हो जाएगा, सिर्फ एक राज्य के सिवा, वो स्वतंत्रता के पश्चात होने वाली इनडायरेक्ट टैक्स के क्षेत्र में सबसे आमूल परिवर्तनकारी क्रांति है। और इसके लागू होने के बाद देश की सिर्फ कर व्यवस्था ही नहीं, सारी अर्थव्यवस्था में एक आमूल परिवर्तन आ जाएगा। ये क्यों ज़रूरी है? क्या हम आज जो कानून लागू है, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, वीएटी जो सारे राज्यों में लागू है और इतने सारे सालों से वो लागू है, तो क्या उसमें हम कुछ फ़र्क नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं? और ये नए कानून, ये नई कर प्रणाली लाने की ज़रूरत हमें क्या है, यह भी एक महत्व का प्रश्न है। आप कहो, इसके ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा जी। हमारा राष्ट्र, हम सब समझते हैं कि भारत में एक विश्व के सबसे सर्वोत्तम, एक महान अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता रही है, छुपी हुई है। परंतु हम आज परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम वर्ल्ड में तीसरे सबसे बड़े राष्ट्र है हमारा, 3rd लार्जेस्ट। नॉमिनल जीडीपी में हमारा स्थान 10वां है और 2030 तक नॉमिनल जीडीपी में भारत राष्ट्र 10 से आगे आके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, अर्थतंत्र बनने की क्षमता उसमें रही है। ये उसकी प्रोजेक्शन है। 2040 तक हम पीपीके के, परचेसिंग पावर पैरिटी की तुलना में हम यूएस जीडीपी के हिसाब से हमारी यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी से भी हम आगे निकल जाएंगे। तो और 2100 हम एक चाइना के बाद हमारी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी हो जाएगी। परंतु आज परिस्थिति क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है, वो रैंकिंग में हमारा स्थान 172 है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा स्थान 130 है। करीब 195 राष्ट्र में ये एक सर्वे होता है। तो ये इसमें जो परिवर्तन लाना है, उसके लिए हमें बेस्ट रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस हमें लानी जरूरी है। और जीएसटी ये इस प्रकार की एक उत्तम बेस्ट टैक्स प्रैक्टिस मानी जाती है। जी, तो इस टैक्स रिफॉर्म से आपको लगता है, जी, इस टैक्स रिफॉर्म से आपको लगता है कि ईज ऑफ बिजनेस जो है वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भारत में बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होंगे, हमारी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। आपसे आगे भी बात करेंगे शैलेश सेठ जी, आगे भी विस्तार से आपसे इस मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यहाँ बीजेपी से सुदेश जी जुड़े हुए हैं, मुकेश नायक जी जुड़े हैं। मुकेश जी,
आपने तो सदन में पास कराने में भी मदद की जीएसटी, उसके बाद ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि अगर देश हित में कुछ हो रहा है, 30 साल पहले जीएसटी का जिक्र हुआ था, आज जाके ये लागू हो रहा है। आपकी सरकार ने भी प्रपोज किया था, भले उस वक्त बीजेपी ने अपोज किया हो, लेकिन आज जब लागू करने तक के रास्ते में आपने मदद की, तो आज इस फंक्शन का बॉयकॉट करना क्या आपको सही लगता है? क्या मैसेज जाएगा? एक कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि हम जीएसटी के साथ नहीं हैं। हमने लोकसभा में देश की जहां जहां भी सरकारें हैं कांग्रेस की, उन सरकारों राज्यों में हमने यूनानिमसली जीएसटी का समर्थन किया है और हमने शुरू से कहा है कि जीएसटी राष्ट्र हित में है। ये अलग बात है कि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ये कहा था, ऑन रिकॉर्ड है, पूरा देश जानता है कि जीएसटी राष्ट्र हित में उचित नहीं होगा। और आज वो एक इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप ही वित्त मंत्री जी का आपने बयान सुना, उन्होंने ये कहा कि हम फर्टिलाइजर पर जो टैक्स स्लैब है वो कम कर रहे हैं। आपको इवेंट अगर इस तरह ये कानून है, एक पूरा का पूरा ये दिक्कत है कि इवेंट नहीं हुआ होता, सिर्फ लागू हो जाता तो ठीक हो जाता। अगर इवेंट हो गया तो ये बीजेपी के पाले में चला गया, उनके फायदे के लिए चला गया, इसलिए आपको शायद दिक्कत है। लेकिन शैलेश सेठ जी, वैसे माना जा रहा है कि इससे इंस्पेक्टर राज खत्म होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, लेकिन जो आम लोग हैं वो बड़े घबराए हुए हैं, छोटे मोटे कारोबारी घबराए हुए हैं। एक आम मिडिल क्लास की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा, ये समझना बड़ा जरूरी है। मैं इमीडिएटली ये तत्काल रूप से ये कहना नहीं चाहूँगा कि जीएसटी का कानून जिस तरह से बन रहा है, बना हुआ है, उससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी। खास करके डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड, जिसमें ट्रेडर्स लोग जो राष्ट्र के शामिल है, और एमएसएमई सेक्टर जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए काफ़ी सारी चुनौतियाँ जीएसटी के कानून खड़ी कर सकता है। वहाँ तक कि उनके लिए अपने धंधा के अस्तित्व को संभालना भी मुश्किल हो जाए, ऐसी एक संभावना मैं उसमें देख रहा हूँ। परंतु मैं बात कर रहा था कि जीएसटी एक्चुअली हम क्यों ला रहे हैं, ये बेसिक फिलसफी शायद वो समझना सबसे ज़रूरी है कि ऐसा आज के कानून में क्या है, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के कानून में, जिसने इतने दशक तक हमारे साथ दिया है, जो इतनी समय की चुनौती को झेल कर इतने टिके हुए हैं, तो उसमें हम क्यों कुछ बदलाव नहीं कर पाते हैं। उसके पर एक मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आज का जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बंधारणीय रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कर को लागू करने की सत्ता का स्पष्ट विभाजन हुआ है। तो केंद्र सरकार उत्पादक के आगे ट्रेड पे कोई टैक्स लागू नहीं कर सकती है, और राज्य सरकार वो जो है वो सर्विसेज पे जैसे टैक्स लागू नहीं कर सकती है। तो इसके कारण जो एक प्रोडक्ट जो ग्राहक तक पहुंचता है उत्पादक की फैक्ट्री के बाद, उसमें जो मूल्य वृद्धि होती है वो कर के दायरे से बाहर रह जाती है, जिसमें किसी को नुकसान नहीं होता है, वो पूरा बोझ ग्राहक पे पड़ता है। और इसकी जो एक असर होती है वो कर की हानिकारक असर होती है, क्योंकि हर एक कर जो अतिरिक्त कर जो इनडायरेक्ट टैक्स जो लागू होते हैं, वो हर एक कर की उत्पादक को, सर्विस प्रोवाइडर को और ट्रेडर को क्रेडिट मिलती नहीं है। जिसकी क्रेडिट नहीं मिलती है वो कोष का एक भाग हिस्सा बन जाती है। और आज हम एक करदाता बिजनेसमैन अनेक प्रकार के टैक्स एजेंसीज के साथ उनको काम करना होता है। दूसरी बात है कि काफ़ी एग्जम्पशंस के कारण क्रेडिट की भी श्रृंखला का भंग होता है। हमारे देश में हर एक इनडायरेक्ट टैक्सेस में काफ़ी सारे एग्जम्पशन आज मौजूद है। तो और इससे क्रेडिट चेन जो होती है, क्रेडिट जहाँ मिलती है वहाँ पे भी वो ब्रेक हो जाती है, और ये बाद में इसके साथ जुड़ी हुई विसंगतियाँ, क्षतियाँ, उसमें इंटरप्रिटेशन के अर्थघटन के प्रॉब्लम्स, ये सारे जो है वो उसमें हम कुछ भी एक स्तर के आगे बदलाव कर नहीं सकते, एक लिमिट के, एक मर्यादा के आगे कर नहीं सकते हैं। तो हमें एक ऐसी कर व्यवस्था की तलाश थी कि जो आर्थिक दृष्टि से असरकारक हो, जो अपनी अमल में निष्पक्ष हो, जो एक टैक्स बेस बढ़ाने में कामयाब हो, जिसका एक यूनिफॉर्म एक पूरा वितरण की दृष्टि से वो आकर्षक हो, जो अमल में भी सरल हो, और जो अंत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो बंधारणीय जो सत्ता मिली है कर लागू करने की स्वतंत्र, जिसका वो रक्षण कर सके, जिसको वो मेंटेन कर सके। और जीएसटी शायद इसका आंसर है, ऐसे हमारे पॉलिसी मेकर्स को लगा है और इसलिए जीएसटी लागू किया जा रहा है। यह एक इंटीग्रेटेड कंप्लीट वन सिंगल टैक्स विंडो के रूप में काम करेगा,
उसके 3 पहलू है, वो अलग बात है। परंतु आज की जो मल्टीपल टैक्स विंडो की जगह करदाता को एक ही टैक्स विंडो से काम लेना होगा। इसमें क्रेडिट की जो एक एक्सपांसन, एक जो क्रेडिट मिल रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो व्यवस्था है, जो आज की तुलना में काफ़ी सारी व्यापक है, तो उससे कैस्केडिंग इफेक्ट भी उसमें कम होगी। और सबसे बड़ी बात है ये है कि इससे एक समान प्रोडक्ट या सेवा देने वाली व्यक्ति पे या जो भी है धंधा के प्रवृत्ति में शामिल 2 व्यक्ति के बीच में कर के मामले में कोई भी प्रकार का भेद नहीं होगा। जी शैलेश जी, एक सवाल इस सब में बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में तो चीजें जो हैं, एक वन सिंगल विंडो जो सिस्टम होगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करेगा, ईज आउट करेगा, तमाम चीजें होंगी। लेकिन इस चर्चा को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, एक आम नागरिक के लिहाज से अगर हम सोचने की कोशिश करें। हमारे साथ दिनेश वर्मा, टैक्स एक्सपर्ट, इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दिनेश, एक आम जो परचून की दुकान वाला है वो ये सोच रहा है कि भैया जीएसटी लागू होने के साथ मुझे सीए हायर करना पड़ेगा, जो कमाता हूँ 10-20 रुपए रोज के वो भी जाएंगे, उसकी फीस भरूंगा, मुनाफा पहले ही घट गया बड़े बड़े प्लेयर्स आने से, बची कुछ दुकान भी ठप हो जाएगी। क्या उसे ये डर लगना चाहिए? देखिए, जो मेरा मानना है इसमें जो थोड़ी सी चूक अभी सरकार से रही है वो ये रही है कि इसके जो एजुकेट करना चाहिए था उस लेवल पे जाके, जिस किराना स्टोर की बात आप कर रहे हैं उस लेवल पे जाके जो एजुकेशन उसको देनी चाहिए थी, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए थी, वो उसको नहीं मिली। और डेफिनेटली जो अब ये सिस्टम नया इम्प्लीमेंट होगा, ये आईटी सपोर्ट के बिना तो इसकी पॉसिबिलिटी है नहीं। और एक एजुकेशन का लेवल जिस तरह का हमारे उस तरह की शॉप्स और उस तरह के स्टोर्स पर है, उनके लिए डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात तो है। मेरा मानना यह है कि अगले 2-3 महीने का जो हमारा सबका एफर्ट रहना चाहिए, बिकॉज गुड बैड और अगली, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन का स्टेट है। सुदेश वर्मा जी, इसीलिए शायद कह रहे हैं राहुल गांधी कि हाफ बेक्ड है, पूरी तैयारी नहीं है, ना प्रशासनिक अमला आपका तैयार है, ना जनता तैयार है, ना देश तैयार है, और आप लोग इस तमाशे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, रात को संसद बिठा रहे हैं इसके लिए। देखिए, बहुत ऐतिहासिक है कदम ये, और हमने पूरी तैयारी कर रखी है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको ऐसा लगता होगा, हजारों हजार ऑफिशियल्स को ट्रेन किए गए हैं, बहुत से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को ऑथराइज किया गया है कि जो बिजनेसमैन है वो जीएसटी पर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सरकार ने पूरी तैयारी करके रखी, पूरा आईटी सिस्टम तैयार है रोल आउट होने के लिए। आपको पता है किस तरह से लोग रजिस्ट्रेशन कराना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। तो ये बोलना कि तैयारी नहीं है, 15 साल से मशक्कत कर रहे हैं हम लोग जीएसटी लाने के लिए, और इतना जब कंसेंसस इवॉल्व हो रहा था तो तैयारी तो हो ही रही थी ना, तैयारी में कहाँ कमी है? आप तो कांग्रेस की सरकार के वक्त, यूपीए सरकार के वक्त विरोध कर रहे थे, 2010 की तो बात है वो। जी, उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। पहले थोड़ा सा पॉजिटिव नोट सुन लीजिए, उसके बाद आप वो प्रश्न पूछेंगे तो मैं उस पर भी जवाब दूंगा। देखिए, देश आज़ाद हुआ पॉलिटिकली, जो आपने भी बोला, लेकिन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का इंतजार कर रहा था, और इसीलिए ये जो हम लोग कर रहे हैं ये कोई इवेंट नहीं है, इवेंट ऑटोमेटिक है। ये इवेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा कम करवा सकते थे कि यूपीए में अगर आप साथ दे देते। बात कर रहे हैं मुकेश नायक जी, आप लोग विरोध कर रहे हैं आधी रात के संसद बैठने का, और आप कह रहे हैं कि ये आजादी का अपमान है जिस तरह से संसद बैठती थी, लेकिन क्या आपके वक्त, आप जब सत्ता में थे, तब आधी रात को संसद कभी नहीं बैठी थी? देखिए, 3 बार आधी रात को संसद बैठी है, सेंट्रल हॉल में प्रोग्राम हुए हैं। एक बार जब हम आजाद हुए, दूसरी बार जब सिल्वर जुबली बनाई गई, तीसरी बार जब 50 साल हो गए आजादी के, 3 बार हम फिर विरोध हम जीएसटी का नहीं कर रहे हैं। विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब कोई, 1 मिनट मुझे पूरा तो कर लेने दीजिए, पिछली बार भी आपने मुझे बोलने नहीं दिया। आप मैं क्यों विरोध कर रहे हैं ये सुन तो लीजिए कम से कम। बताइए। देखिए, एक बिल पास हुआ है, ये कोई भी नीतिगत परिवर्तन, कोई भी टैक्स स्लैब में परिवर्तन पार्लियामेंट में ही हो सकता है। ये संसदीय मर्यादा है, ये प्रजातंत्र है। जब कोई भी बिल में संशोधन होता है, यहाँ पर अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि अगर आपको इतनी परेशानियां थी तो राज्यसभा के भीतर अगर आज ये पास हुआ है बिल तो उसमें आपका योगदान था, वहां आपने विरोध किया नहीं। यहाँ इमेज प्रोजेक्शन आप कर रहे हैं इस फंक्शन का बॉयकॉट करके, क्योंकि आपको माइलेज मिलती हुई दिख रही है, तो ये तो विरोधाभास है आप में। बहरहाल हमारे साथ इकोनॉमिस्ट यहाँ पर जेडी अग्रवाल साहब भी जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब, हमने इतिहास देखा है कि 150 देशों ने जब जब इसे लागू किया है तब उनकी ग्रोथ जो है वो शुरुआत में नेगेटिव में गई है। तो इंडियन इकोनॉमी पर
भी क्या ऐसा ही नेगेटिव स्लोडाउन इंपैक्ट हम देखेंगे? मैं समझता हूँ कि ये जो टैक्स रिफॉर्म है ये एक बहुत ऐतिहासिक टैक्स रिफॉर्म है। इससे जो 130 करोड़ भारतवर्ष की जनता है उसको फ़ायदा होने वाला है। और इस प्रकार की जो कभी भी कोई पॉलिसी अडॉप्ट होती है जिसमें स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं, लोगों के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है और जो पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने का प्रयत्न किया जाता है, तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि उसको पार्लियामेंट में पास किया जाए और एक ऐसे समय पास किया जाए। ये शायद ऐसा है आज़ादी के बाद पहली बार रात को 12 बजे इस तरीके का डिसीजन लिया जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी बात यह है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, कुछ अनफाउंडेड फियर्स हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने फियर्स क्रिएट किए हुए हैं, लोगों को चिंता है। एक सबसे बड़ी समस्या है देश में और ये सब जगह है कि चेंज नेसेसरी है, इमिनेंट है और होती है, परमानेंट है। चेंज इज़ द ओनली थिंग विच इज़ परमानेंट। लेकिन इसके साथ साथ चेंज से सब लोग डरते हैं, क्योंकि जब भी कोई चेंज होता है तो उससे डिसरप्शंस होते हैं। उन डिसरप्शंस को वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अभी जो सिस्टम बना हुआ है, किसको कितना पैसा देना है, एक्साइज वाले को कितना देना है, सेल्स टैक्स को कितना देना है, वैट वाले को कितना देना है, सब दुकानदार हिसाब से अपना बैठे हुए हैं और वो कर रहे हैं। अब वो ज़रूरी बात है कि डिसरप्शन होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी स्टेट लेवल पर टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हों या लैंड के ऊपर टैक्सेस हों, तो उस वक्त इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्फ्लुएंसेस, लोकल इन्फ्लुएंसेस काम करते हैं। बिल्कुल। अब यही एक फ़ायदा दिख रहा है आम लोगों को कि बहुत सारे टैक्स जो लिए जाते थे वो शायद अब कम होंगे। जैसे एक रेस्टोरेंट में आम आदमी खाने जाता था तो उससे वैट भी लिया जाता था, सर्विस टैक्स भी लिया जाता था। अब ये मुश्किलें कम होगी और कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी होगी कि जो वो टैक्स दे रहा है वो किस चीज़ के लिए दे रहा है। वैसे सुदेश वर्मा जी, ये तमाम सहूलियतें तो हैं लेकिन मुश्किलात बहुत हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि देश तैयार नहीं है इस टैक्स के लिए। कारोबारी से लेकर आम आदमी तक कह रहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है और सरकार खुद ही रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी तक फॉर्म कर रही है। अभी तक किस किस चीज के लिए कितना टैक्स लगेगा उसमें कभी कमी की जा रही है, कभी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। देखिए, आपको पता है कि कितने महीनों से जीएसटी के बारे में एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, तो जीएसटी एक रियलिटी है, ये तो लोगों को समझ जाना चाहिए था। और जो छोटे छोटे व्यापारी जो एजुकेशन पर आए हैं, शायद वो तो जीएसटी टैक्स रेट के बाहर होंगे। 20 लाख तक अगर आपका है तो आप जीएसटी टैक्स आपके लागू नहीं होगा, ये भी लोगों को पता नहीं होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन सिंक इन करेगा लोगों में, जब भी मैं एग्री करता हूँ अग्रवाल साहब से, जब भी बदलाव होता है तो लोग अपोज करते हैं क्योंकि समझने में वक्त लगेगा। तो हम उनको समझाएंगे क्योंकि इससे तो सबको फ़ायदा होने वाला है। 80% जो है लोग 18% के टैक्स स्लैब में कवर्ड हैं। फूड आइटम्स जो इसेंशियल आइटम्स है उसमें टैक्स 0% है, जिससे कि गरीब आदमी जो है खाने की वस्तु को खा सके। जी, फूड आइटम्स में जो पैकेज फूड है कुछ में 5% का टैक्स लगा है कि छोटे व्यापारी को फायदा होगा। वो लग्जरी में आया है, 5% तो कोई दे ही सकता है। चलिए, आप कह रहे हैं कि फायदा होगा, लेकिन सुदेश जी अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो जब जिस मुल्क की सरकार ने जीएसटी लागू किया है उसके लिए आगामी चुनाव जो है बहुत सकारात्मक नहीं गया है। तो ये भी जरा आपको सोचना होगा। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट वरिष्ठ वकील शैलेश सेठ जी भी मुंबई से जुड़े हुए हैं। शैलेश सेठ जी, अगर हम 150 देश जहां पर जीएसटी लागू है वहां की बात करें, तो जब जीएसटी लागू हुआ है इकोनॉमिक स्लोडाउन देखा है, नेगेटिव ग्रोथ देखी है, तो फिलहाल जो भारत की अर्थव्यवस्था है, क्या ऐसे नेगेटिव इंपैक्ट शुरुआत में इनिशियल जर्क भारत की इकोनॉमी को भी महसूस होंगे? नहीं, वो जरूर होंगे। उसके कई कारण हो सकते हैं। ज़्यादातर जीएसटी लागू होने से पहले आज जो वर्तमान जो अभी 2 घंटे तक, जो 1 घंटे तक अभी जो रेट्स लागू रहेंगे अलग अलग प्रकार के, और 1 घंटे के बाद जो पूरे राष्ट्र में जो अलग अलग प्रोडक्ट पे रेट लागू होंगे, उसमें एक पेरिटी रखने की सरकार ने कोशिश जरूर की है। लेकिन एक बात आप समझ लोगों को समझना चाहिए कि जीएसटी के कारण देश के टैक्स बेस में काफ़ी बड़ा विस्तृतीकरण हो रहा है, होगा। आज हमारा टैक्स बेस जो वर्टिकल है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग टैक्स बेस इन द वर्ल्ड, टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा और पॉपुलेशन की तुलना में हमारे जो टैक्स नंबर, जो टैक्स पेयर्स के नंबर्स है, वो काफ़ी निराशाजनक है। तो जीएसटी उसमें बहुत कम समय में बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ी विस्तृतीकरण ला सकता है। तो ये जो नए लोग जो टैक्स के नेट में आएंगे और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वो टैक्स अपनी अपनी जगह पे उसको पास ऑन करने की कोशिश करेंगे।
और जीएसटी में एग्जम्पशन को कोई जगह नहीं है, जगह होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्रेडिट की श्रृंखला का भंग होता है। इसलिए एग्जम्पशन न होने के कारण टैक्स का जो बर्डन जो पड़ेगा, वो टैक्स का बर्डन इनिशियली अपने अपने जगह कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज पे पड़ सकता है। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर शुरुआत में हर एक राष्ट्र ने, ऑस्ट्रेलिया ने भी, न्यूजीलैंड ने भी, और यूके में, यूरोपियन यूनियन में भी, तो इस सब कनाडा में भी हर एक राष्ट्र ने इसको सहन किया है, और उसमें कोई इतनी कोई चिंताजनक बात नहीं हो सकती है। बात यह है कि जीएसटी किस तरह से और किस परिस्थिति में लागू किया जा रहा है, क्या लोग तैयार है। मैं बात कर रहा था कि मलेशिया इज़ द लेटेस्ट कंट्री जिन्होंने 1 अप्रैल 2015 को जीएसटी लागू किया। एक ही कंट्री है, वो हमारी तरह फेडरल रिपब्लिक नहीं है, वहाँ पे यूनिफाइड जीएसटी है, 6% से जीएसटी लागू हुआ है। उन्होंने जीएसटी लागू होने से पहले 1.5 साल 2 साल के अंदर करीबन 6000 कार्यक्रम ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ किए, ताकि वो जीएसटी की बारीकियां से लोगों को अवगत करा सके, और उसमें करीब 7 लाख लोगों ने उसमें भाग लिया हुआ है। अगर एक छोटा सा देश, हमारा अर्थतंत्र मलेशिया से लगभग 7 गुना बड़ा है, वो अगर जीएसटी के लिए इतनी तैयारी करना जरूरी समझता है, तो उसकी तुलना में हमने क्या किया है, यह एक बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल सर, और पाकिस्तान जैसे देश ने जीएसटी लागू कर लिया है, और इसके अलावा सबसे पहले फ्रांस ने जीएसटी लागू किया, और इसके 63 साल बाद हम जाकर जीएसटी लागू कर रहे हैं। तो सोचिए रिफॉर्म में कितने पीछे रह गए हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तस्वीरें भी आने लगी हैं। किस तरह से आधी रात को संसद बैठ रही है, और एक मंच बना हुआ है जिस पर प्रधानमंत्री बैठेंगे, उनके साथ राष्ट्रपति बैठेंगे, उपराष्ट्रपति बैठेंगे। अगली पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, खास मेहमान हैं जिसमें अमिताभ बच्चन हैं, लता मंगेशकर शामिल होंगी। इसके अलावा अमित शाह को एक खास बुलावा दिया गया है। कैबिनेट के मिनिस्टर्स अगली पंक्ति में शामिल होंगे। तमाम और विपक्षी पार्टियां भी हैं, लेकिन बहुत सारी विपक्षी पार्टियां नहीं होंगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने इससे दूर रहने की बात कही है, कांग्रेस ने इससे दूर रहने की बात कही है। गौरव वल्लभ इकोनॉमिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सर, बहुत सारे संशय हैं, बहुत सारे सुधारों की तो बात है, जैसे डिमोनेटाइजेशन भी आधी रात के बाद लागू कर दिया गया था, और उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे। जीएसटी भी इसी तरह आधी रात के बाद लागू किया जा रहा है, और इसको लेकर भी ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन का असर तो हम समझ ही नहीं पाए, जीएसटी का कैसे समझेंगे। गौरव सर। यहाँ पर साथ ही दिनेश जी, मैं आपको इस चर्चा में शामिल करते हुए ये एक सवाल आपसे रखना चाहूँगी कि बार बार एक ये प्रोजेक्शन जो है सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है कि भाई जीएसटी लागू होगा, ईज ऑफ बिजनेस होगी, लेकिन टैक्स चोरी भी रुक जाएगी। क्या वाकई में एक मैजिक बैंड साबित होगा टैक्स चोरी रोकने का? इसमें देखिए हमें, और कैसे, एक आम भाषा में समझाइएगा जरा। देखो, मैं एक बड़ी छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। जब बच्चे का जन्म होता है और लेबर पेन्स होती हैं, तो वो काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है, बट वंस द चाइल्ड इज बॉर्न तो हर तरफ खुशी का माहौल होता है। तो ये प्रोसेस जो है, लेकिन जिसका बच्चा होता है वो माँ बाप रात रात भर जागते रहते हैं। हाँ, तो वो जागते हैं, हम सब भी जाग रहे हैं। देखिए, हम सब भी जाग रहे हैं। हाँ। वो कुछ टाइम तक बच्चा तंग करेगा, जब तक वो चलने फिरने लायक या स्कूल जाने लायक या उसका रूटीन ठीक नहीं हो जाता। तो ये प्रोसेस जो है लगभग एक नए बच्चे के जन्म जैसा है। पेन्स हैं, पेन्स होंगी, बट हमें इस प्रोसेस को कुछ समय देना होगा। हम सब की ड्यूटी है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा मानना है कि आज के बाद लगभग 90 दिन, 120 दिन सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, ट्रेनिंग और इन सब चीज़ों को, ताकि जितने भी फियर लोगों के दिमाग में हैं, जितनी भी कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में हैं, वो सब खत्म हो। गुड, बैड और अगली, बट इट इज हेयर। बट चलिए, चोरी कैसे रुकेगी टैक्स की? टैक्स की चोरी इससे जरूर रुकेगी। मतलब मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या है कि इवेंचुअली सब चीज जो है अब एक सिस्टम पे आने वाली है। लेकिन सर, डिमोनेटाइजेशन के बाद भी बात हो रही थी कि किराने की दुकान पर जाएंगे तो वो बिल देंगे, वो आज भी बिल नहीं देते हैं। नहीं, डिमोनेटाइजेशन के बाद बिल की बात नहीं हो रही थी, ये एक्चुअली उसी का सेकंड पार्ट है। अगर आप देखिए तो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो सेकंड लेग का रिफॉर्म ऑब्वियस था वो जीएसटी था, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, एक किराना शॉप वाला अगर उसको 20 लाख रुपए तक की रजिस्ट्रेशन से छूट है, और वो क्योंकि बिजनेस एंटिटी है, और अगर मैं उसको गुड सप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को अपनी पास उसकी रिकॉर्डिंग देनी है, मेरी रिटर्न्स में उसकी डिटेल जाएगी। तो अगर वो आदमी 20 लाख से ज़्यादा की परचेज कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप पकड़ा जाएगा सिस्टम के थ्रू। बिल्कुल ये मतलब पॉसिबल नहीं होगा। जहां B2B आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर चेन टूटी, वहां पे सरकार के पास इंफॉर्मेशन का लाइव डाटा तुरंत होगा। इसके ऊपर एक्शन हो सकता है कि 2019 तक ना हो,
क्योंकि इलेक्शन का समय आने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं 2019 के बाद आप इस पे एक्शन जरूर लीजिएगा और ये जरूर चोरी को रोकने में कामयाब होगा सिस्टम। हमें इसको समय देना पड़ेगा। जी अग्रवाल साहब, लेकिन अगर एक आम आदमी की भाषा में समझा जाए तो ये कहा जा रहा है कि आम लोगों को बड़ा फायदा होगा। वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा तो उसको बिल ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, वो सिनेमा देखने जाएगा तो टिकट के पैसे ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन 100 रुपए के टिकट के ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे। वो मल्टीप्लेक्स में यानी कि नहीं जा पाएगा, वो ब्रांडेड लाइफस्टाइल नहीं जी पाएगा। 500 से नीचे के जूते कौन पहनता है आजकल? अगर 1000 रुपए की शर्ट पहनेगा उससे ज्यादा उसको 18% टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आम धारणा ऐसी बनी है कि जैसे आम लोगों को फ़ायदा होगा, ऐसा बताया जा रहा है, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टैक्स की जो चोरी है वो बहुत कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, पर्टिकुलरली कारोबारी, कि जिस प्रकार से उनको 10, 15, 20 इंस्पेक्टर्स आकर के परेशान करते हैं और उनको अपना हफ्ता या महीना देना होता है, वो सब ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एक जीएसटी होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर नोएडा में पेट्रोल एक रेट पे बिक रहा है और दिल्ली में बॉर्डर के दूसरी तरफ पेट्रोल दूसरी तरफ बिक रहा है, वो सब चिप खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि जो सड़कों पर बॉर्डर्स के ऊपर ट्रक्स खड़े होते हैं, 100 ट्रक खड़े होते हैं, उसकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट में कमी आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, और ये सब फायदे होने वाली बात है। और क्योंकि ये स्पेशल सेशन मेरे विचार से स्पेशल सेशन इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि 130 करोड़ जनता को ये बताया जा सके कि एक ऐसा टैक्स रिफॉर्म है जिससे भारत में उन्नति होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जो टैक्स की चोरी में कमी आएगी, वगैरह वगैरह। जी को भी मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सुचेम के। जीपी श्रीवास्तव जी, अगर हम बात करें, बार बार हर कोई कह रहा है कि वन टैक्स विंडो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन इसके रिजल्ट्स हम कब देखेंगे? कि ठीक है, हमने तो लागू कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं कब वाकई में इंटरेस्ट दिखाएंगे, या जीएसटी लागू करने से सब हो गया? देखिए, ये जीएसटी जो है ये अपने आप में एक पनिशिया नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें यह है कि ये नीचे किस तरह पर्कुलेट डाउन करता है। इसमें दो चीज़ें बहुत ही अहम हैं। पहली बात तो ये है कि आपने खुद ही बोला कि वन मार्केट एंड वन टैक्स। वन मार्केट एंड वन टैक्स, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी देखिए कल से लागू होने वाला है। आज भी दुकानदार को ये नहीं मालूम कि कल वो बिल क्या काटेगा। रूट लेवल पर ये चीज़ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश अगर ये करती कि इन लोगों को इंटरेक्शन ज़्यादा जो बिजनेस करने वाले छोटे लोग हैं इनके ग्रुप के साथ होता। मेरा मतलब ये नहीं कि 20 लाख वाला अगर मुक्त हो गया तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। आपने अपने करीब 50-55 हज़ार इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ऑफिसर्स को तो ट्रेनिंग दिया, लेकिन जितनी ट्रेनिंग कंसर्न लोगों को देनी चाहिए थी उसमें कमी है। आइडिया बहुत अच्छा है, सवाल भी उठ रहा है। आइडिया बहुत अच्छा है। कोई आदमी जीएसटी को लेके विरोध नहीं कर रहा है। विरोध इस बात का हो रहा है कि अनसर्टेनिटी है, हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, टाइम को और शायद यही कांग्रेस का भी सवाल है सर। और मुकेश नायक जी, आपका भी शायद यही सवाल है कि प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन जब पास हुआ क्या तब भी आप प्रिपेयर्ड नहीं थे? और जो कांग्रेस शासित आपके राज्य हैं उनमें भी ये लागू होगा, प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं, तब भी आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है? देखिए, बीच वित्तीय वर्ष में इसको लागू किया गया है, जिन्हें 3 महीने एक पुरानी टैक्स प्रणाली काम करेगी और 9 महीने एक नई टैक्स प्रणाली करेगी। 2 टैक्स सिस्टम समानांतर रूप से देश में लागू होंगे। एक साल में 7 बार टैक्स भरना है आदमी को। 5 दिन का समय मिलेगा टैक्स भरने के लिए। पूरे सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेंगे, लोगों को ट्रेंड करना पड़ेगा। इसमें बहुत बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आपने बिजली को, शराब को, रियल एस्टेट को इससे बाहर रखा है, और पेट्रोलियम में वर्तमान में 33% का टैक्स का स्लैब है। इसको आपने जीएसटी से बाहर क्यों रखा? अमेरिका जैसे बड़े देश में 7.5% जीएसटी है, ऑस्ट्रेलिया में 10% है, कनाडा में 15% है, बहरीन में 10% है। अधिकतम देशों में 15% से ज़्यादा जीएसटी नहीं है। हमने इनको सजेस्ट किया था कि आप टैक्स का स्लैब 18% रखें। ये टैक्स इसका जो टैक्स का स्लैब है इसमें बहुत इम्बैलेंस है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि किसान जो बटिया पर भागीदारी पर खेत ले लेता है कृषि करने के लिए,
उस बटाईदार को इसमें 18% टैक्स देना पड़ेगा। इसका इंपैक्ट क्या होगा जानती हैं आप? पूरे देश के कृषि के क्षेत्र में अराजकता फैल जाएगी। और इसलिए हमने कहा था कि पहले 3 महीने इस वित्तीय वर्ष में आप ट्रायल बेसिस पर इसको लागू करिए, ताकि लोग ट्रेंड हो जाए, इसको समझ जाएं और किस तरीके से उन्हें तैयारी करना है टैक्स देने की, उसका अभ्यास लोगों को हो जाए। अभी तो पहले डिमोनेटाइजेशन में बैंकों का गोल्डन टाइम निकल गया, बैंक के अधिकारियों ने कमाई कर ली। अब जो अगला आने वाला समय है, ये चार्टेड अकाउंटेंट्स का गोल्डन टाइम आने वाला है। चलिए, लेकिन मुकेश जी, राहुल जी अगर इस पूरे विरोध की अगुवाई कर रहे होते तो बात अलग नजर आती। वो तो विदेश में है और विदेशी यात्रा करना भी थोड़ा महंगा हो जाएगा ना। चलिए, बहरहाल आगे बढ़ते हैं और शैलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश सेठ जी, यहाँ पर एक बात, जो टैक्स रिटर्न्स जो फाइल करने होंगे उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 करने हैं। सरकार जबकि कह रही है कि भाई सिर्फ 1 करना होगा, 2 ऑटोमेटिक होंगे। उस पर शैलेश जी आप स्थिति जो है थोड़ी स्पष्ट कर पाएंगे? देखिए, फर्स्ट रिटर्न जो फाइल करना है 10 तारीख तक, जिसको आउटवर्ड सप्लाई आप एक सीधी सरल भाषा में सेल बोल सकते हो, कह सकते हो करदाता की, वो आपको फाइल करना है। उसके बाद जो 15 तारीख में जो इनवर्ड सप्लाई है वो अपने आप सामने वाले जो आपके जो खरीदार है उसमें वहाँ पे वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। तो मेरा सप्लायर जब 10 तारीख तक अपना रिटर्न आउटवर्ड सप्लाई का फाइल करेगा तो वो मेरी सिस्टम में जो मैं उसको जो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, तो वो ऑटो पॉपुलेट को मुझे टिक करना है। लेकिन ये सिर्फ टिक करने की बात नहीं है, मुझे उसमें से कौन से इनवॉइस मेरे जो मैच नहीं हो रहे हो वो भी मुझे ख्याल रखना है। मुझे उसमें से कौन सी इनवॉइसेस पे मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी, तो वो, क्योंकि सिस्टम ये नहीं समझती कि क्रेडिट हर एक पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो मुझे टिक करना है। अगर मेरे कोई और व्यवहार हुए, जैसे मैंने एडवांस पे टैक्स पे, मुझे जो कंपलसरी एडवांस फीस पे टैक्स भरना है, तो वो मुझे अंदर मैन्युअली मुझे इनकॉर्पोरेट करना है। मैंने अगर कोई क्रेडिट रिवर्स की है तो वो मुझे इंटरनली मुझे अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। मुझे मेरे सप्लायर ने 31 जुलाई को अगर इनवॉइस बना दिया तो उसके लिए वो आउटवर्ड सप्लाई जुलाई का हो गया, मुझे वो माल 1 अगस्त को मिल रहा है, तो मैं उसको 31 जुलाई में इनको एंटर नहीं कर सकता हूँ। तो वो इनवॉइस को मुझे मैन्युअली वहाँ से निकालना है। तो ये सब जो बातें हैं काफ़ी सारी हो से, मैं ज़्यादा टेक्निकल इस समय नहीं जा रहा हूँ, तो ये कहना गलत है, क्योंकि सेक्शन क्लियरली सेज कि आपको फर्निश करना है। फर्निश करना और देखने में, ये दोनों में मेरे ख्याल से अंग्रेजी में फ़र्क है, टू सी ऑन द सिस्टम एंड टू फर्निश ऑन द सिस्टम। और तो इसलिए ये कहना सही एकदम नहीं होगा कि भाई आपको एक ही रिटर्न फाइल करना है, बाकी सब सिस्टम से होगा। अभी जो हम बात कर रहे थे छोटे मोटे व्यापारियों की, छोटे मोटे उत्पादक की, आप ये समझ लीजिए पिछले लगातार 3 महीने से मैं अलग अलग ट्रेड इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ मेरा लगातार इंटरेक्शन रहा है, और इन लोगों में से लगभग सब्सटेंशियली किसी की कोई भी तैयारी नहीं है, क्योंकि उनको कुछ भी इसके लिए न तो उनके पास कोई रिसोर्सेज है, न तो उनके पास कोई जानकारी है, न तो उनके पास कोई जानकारी देने वाले कोई है। और जो जानकारी उनको प्रोफेशनल्स दे सकते हैं, उनकी कीमत उनके लिए काफ़ी महंगी हो सकती है, वो दे नहीं सकता है। 25 लाख का व्यापारी एक 5,000, 10,000, 25,000 रुपया प्रोफेशनल फीस नहीं दे सकता है। बात ये नहीं। और सबसे मुझे, और जहाँ तक तैयारी की बात है, मैं अभी जब यहाँ पे आ रहा था तो मुझे तब आधे घंटे पहले मुझे पता चला, जब करीब 9 बजे की ये बात है, कि सिस्टम बंद है, नए रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहे थे उस समय। और सिस्टम की परेशानी आप देखिए जी, यानी ये कुछ आप सिस्टम की परेशानी देखिए, ये मुश्किलात हैं, लोगों को जानकारियों की कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। दिनेश वर्मा जी, यहाँ पे एक छोटी सी चीज नहीं, मुझे सर जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे मैं भी एक टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ, अब टैक्स प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन भी हम लोग को करना है। हम कल और आज स्ट्रगल करते रहे, हम वेबसाइट पे वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। जो इन्होंने हेल्पलाइन के नंबर दिए हुए थे, वो दोज ऑफिसर वर आल्सो क्लूलेस, वो कुछ गाइड नहीं कर पाए कि हम उसको कैसे प्रोसीड करें। तैयारियां और डिजिटल सेटअप जो है वो नहीं था उस तरह से तैयार। समस्या थी सर, जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% करेक्ट, मतलब ये बिल्कुल आज हुआ हमारे। आपको एक अजीब सा दृष्टांत देता हूँ कि मान लीजिए कि पैन नंबर में कंपनी का नाम है कोरोनेशन इनटू ब्रैकेट इंडिया ब्रैकेट ओवर प्राइवेट लिमिटेड। ये प्रॉब्लम तो ब्रैकेट में है इंडिया वर्ड, और सिस्टम ब्रैकेट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, इनवैलिड सिस्टम सीधा लिख रही है कोरोनेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और पैन कार्ड में नंबर है कोरोनेशन इनटू ब्रैकेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये केओस तो थोड़ा सा होगा सर, ये मान के चलिए। इसी सवाल को मैं बीजेपी के सुदेश वर्मा जी भी हमारे साथ हैं, शैलेश जी, उनके पास ले जाती हूँ। सुदेश जी, सोच अच्छी है, सब इसकी तारीफ कर रहे हैं, हमारा पूरा वरिष्ठ पैनल बैठा है, लेकिन हड़बड़ी में, जल्दबाजी में
पूरी तैयारी के साथ नहीं आप इस में उतर गए हैं? देखिए, मैं पहले कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक जी के बात का जवाब देना चाहूँगा। मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप मुझसे पूछेंगी। देखिए, एक तरफ तो आप हैं जो शक कर रहे हैं लोगों पर, लोगों की कैपेबिलिटीज़ पर डाउट कर रहे हैं आप कि लोग नहीं कर पाएंगे, लोग तैयार नहीं हैं, और दूसरी तरफ हम हैं जो हमें लोगों की कैपेबिलिटीज़ पर बड़ा भरोसा है। हमारा मानना है कि लोग जो हैं बहुत होशियार हैं और जो युवा भारत है वो इस तरह का सिस्टम चाहता है जिससे कि इकोनॉमी लिबरेट हो, जिससे वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सके। सुदेश जी, और अगर हम सब मानते हैं कि अगर हम सब मानते हैं कि सही चीज़ है तो हम सबको मिलकर इसको सक्सेसफुल बनाने का प्रयास करना चाहिए। लोगों पे तो भरोसा है, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर जब कंपनी का नाम नहीं ले रहा, ब्रैकेट नहीं ले रहा, आपकी बैंडविड्थ नहीं है उसको झेल पाने की, उसमें तो लोग कुछ नहीं कर सकते ना। वो ये तो माइनर इरिटेंट है। माइनर इरिटेंट को लेके आप पूरे जीएसटी पर ही क्वेश्चन कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि माइनर इरिटेंट है, किसी को प्रॉब्लम हुए सब रिजॉल्व हो जाएगा। आप जिस युवा भारत की बात कर रहे हैं जो आपको सपोर्ट करेगा, ऐसा मत सोचिए कि सरकार बिना सिस्टम के इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही है। हाँ, आप ठीक है, जिस युवा भारत पर दारोमदार रख रहे हैं, लेकिन किसानों का क्या? क्योंकि कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि डिमोनेटाइजेशन ने उनकी ऑलरेडी कमर तोड़ दी है, अब आपका जो ये जीएसटी है उनकी और कमर तोड़ देगा, और कमाई जो होगी वो सीए की होगी, वो वकीलों की होगी। कमर तोड़ दी? हम तो कभी इस बात को नहीं माने। डिमोनेटाइजेशन तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बूंद था। किसानों की बात हो रही है। किस तरह से लोगों ने हमें आके वोट दिया डिमोनेटाइजेशन पर, ब्लैक मनी को रोकने का एक तरीका था। किसान के दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, इसको रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। गौरव वल्लभ जी, मुझे ये बताइए कि मैं एक बिल्कुल आम आदमी हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि बहुत ज्यादा टैक्स की कहानी। कल सुबह जब मैं अपने दिन की शुरुआत करूंगी, हो सकता है मैं साबुन खरीदने जाऊं, तेल खरीदने जाऊं, हो सकता है शाम को बैठ के कहीं कॉफी भी पी लूं, क्या वाकई में मेरी जेब ज्यादा ढीली होगी? मेरा दिन कुछ बदलेगा? नहीं, ये तो डिपेंड करेगा कि आपकी सालाना या मासिक या प्रतिदिन की आय कितनी है। तो इसका जनरलाइज्ड आंसर तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ चीजें महंगी होंगी, जैसे मैं रेस्टोरेंट में कल अगर कैफे जाती हूँ, मैं कॉफी पीने जाती हूँ, तो उस पे बिल रोज के मुकाबले ज्यादा आएगा, हर चीज महंगी महंगी हो जाएगी। मैं आपको बताऊँ, ये महंगे सस्ते वाला है ना, इसका जैसे मैं आपको रेस्टोरेंट का ही एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि रेस्टोरेंट में आप सर्विस टैक्स का कंपेरिजन कर लेते हो जीएसटी से, पर रेस्टोरेंट में आप बर्तन भी खरीदते हो, रेस्टोरेंट में गैस भी आती है, रेस्टोरेंट में आप चावल भी खरीदते हो, तो उन पे जीएसटी का क्या प्रभाव है? तो आप रेस्टोरेंट कोई एक सर्विस डिलीवरी नहीं है, रेस्टोरेंट में खाना भी है। तो आपका ये जो भी बात होती है कि भाई एयर टिकट महंगा हो जाएगा, ये आप एक चीज, एक कंपोनेंट को कंपेयर कर रहे हो। आप अगर कंपोजिट जब तक नहीं लोगे, जब तक आप एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉजेस भी है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि भाई जो महंगा है वो चीजें आप ट्रांसफर कर दो और सस्ती है उससे प्रॉफिट बुक कर दो, वैसा नहीं हो पाएगा। तो आपका सवाल कि भाई कल मेरे जिंदगी में सुबह 8 बजे से क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं कहूंगा आपके और मेरे जिंदगी में फर्क पड़ने के लिए हमारी आदतें क्या है वो उस पर निर्भर करेगा। सर, ये लग्जरी है कि नेसेसिटी है? और अगर नेसेसिटी है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गौरव जी, आदतें बदलनी तो नहीं पड़ेंगी ना? नहीं, आदतें हमें नहीं बदल, आपको और मुझे नहीं बदलनी पड़ेगी। पर हाँ, अगर आप उच्च आय वर्ग में हो तो आपके लिए कुछ चीजें बेहद महंगी भी हो सकती है। जी चलिए, तो लग्जरी टैक्स उन्हीं लोगों पर है जो लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आम आदमी का ख्याल रखा गया है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप एक आम नागरिक हैं, आपकी जेब पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। व्यापारी जो है उन्हें थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ रही है, उसका जवाब भी हम हमारे तमाम पैनल से लेंगे, लेकिन इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता पूरे उत्साह में, और जाहिर सी बात है मोदी जी ने कहा है कि आधी रात की ये टैक्स क्रांति है, आर्थिक क्रांति है, और इसे एक देश के विकास में महत्वपूर्ण कदम बताया है, गरीबों के उत्थान का, विकास का टैक्स बताया है। तो ऐसे में अपने नेता के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं तमाम लोग और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। धन का खात्मा और भ्रष्टाचार के खात्मा वाली बात प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दोहराई, और उन्होंने कहा है कि निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है नौकरियां बढ़ेंगी, काला धन भ्रष्टाचार खत्म होगा, यानी इकोनॉमी से जो लूप होल्स हैं, जो होल्स हैं, वो खत्म होंगे, और कहीं ना कहीं ये जो कच्चा बिल, पक्का बिल, ये तमाम झंझट थे जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, वो सारे खत्म